Welcome to English Education Hub. तो चलिए सीधे चलते हैं शेक्सपियर के सबसे फेमस प्ले हैमलेट के दिल में। अगर आपको याद हो, पिछले एक्सप्लेनर में हमने एक्ट 2 कवर किया था और आज हम बात करने वाले हैं एक्ट 3 की। पता है, इसे प्ले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहां से सब कुछ बदल जाता है। तो हम इसको आखिर समझेंगे कैसे? बहुत सिंपल, हम एक्ट 3 को सीन बाय सीन तोड़कर एनालाइज करेंगे। शुरुआत होगी सीन 1 से, जिसमें है वो वर्ल्ड फेमस टू बी और नॉट टू बी स्पीच। फिर हम आगे बढ़ेंगे सीन 2 के माउस ट्रैप प्ले पर, देखेंगे कि हैमलेट ने क्या चाल चली। इसके बाद आएगा सीन 3, जहां क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा है और हैमलेट के पास एक मौका है। और आखिर में सीन 4, वो एक गलती जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। एक्ट 3 को द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्यों कहते हैं? सोचिए, अब तक हैमलेट क्या कर रहा था? सिर्फ सोच रहा था, प्लान कर रहा था, आगे पीछे हो रहा था। लेकिन इस एक्ट में बूम, उसकी सोच एक्शन में बदल जाती है। और ये ऐसे एक्शंस हैं जिनका अंजाम इतना भयानक है कि वहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। ओके, तो चलिए सीन 1 में डाइव करते हैं। पहले सीन का सेटअप समझ लेते हैं, जो बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए, किंग क्लॉडियस और पोलोनियस यानी ओफिलिया के फादर एक पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, जासूसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि हैमलेट आखिर पागलों जैसा बिहेव क्यों कर रहा है। उन्हें लगता है इसकी वजह ओफिलिया के लिए उसका प्यार हो सकता है। तो उनका प्लान है ओफिलिया को हैमलेट के पास भेजना और फिर छुपकर उनकी बातें सुनना। और बस इसी मोमेंट पर हैमलेट देता है इंग्लिश लिटरेचर की शायद सबसे फेमस स्पीच। वो कहता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। हैमलेट खुद से पूछ रहा है, जिंदा रहूं या मर जाऊं? क्या सही है? इस दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें झेलता रहूं या हिम्मत करके इस सब को हमेशा के लिए खत्म कर दूं? तो इस स्पीच को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके कोर में दो चीजें हैं। एक तरफ है लाइफ की सफरिंग, सारे दुख, और दूसरी तरफ है मौत के बाद का अननोन, एक अनजान डर। हैमलेट को इस बात का डर है कि मरने के बाद क्या होगा। व्हाट ड्रीम्स में कम, वो इसे कहता है। मतलब मरने के बाद क्या सपने आएंगे। यही डर जिससे वो द रब यानी द प्रॉब्लम कहता है, हमें जिंदा रखता है और सारे दुख सहने पर मजबूर करता है। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। इतने गहरे थॉट प्रोसेस के ठीक बाद कौन सामने आता है? ओफेलिया। और हैमलेट का बिहेवियर एकदम बदल जाता है। वो उसके साथ बहुत ही क्रूअल, बहुत बुरा बर्ताव करता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। और फिर वो कहता है अपनी फेमस लाइन, गेट दी टू अ ननरी, जिसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो कॉन्वेंट चली जाओ या एक ब्रॉथल। दोनों ही सूरतों में ये उसके गुस्से और नफरत को साफ साफ दिखा रहा है। अब याद है पर्दे के पीछे कौन था? क्लॉडियस। वो सब कुछ सुन लेता है और उसके लिए चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। वो समझ जाता है कि हैमलेट का पागलपन ओफिलिया के प्यार की वजह से नहीं है। नहीं, ये कुछ ज्यादा गहरा है, ज्यादा डेंजरस है। और क्लॉडियस का डिसीजन, इससे पहले कि ये खतरा बढ़े, टू इंग्लैंड सेंड हिम, हैमलेट को फौरन इंग्लैंड भेजो। ओके, सीन 1 के टेंशन के बाद अब हम आते हैं सीन 2 पर। इसका नाम है द माउस ट्रैप प्ले। सोचो, एक चूहेदान, क्योंकि हैमलेट एक चूहे को पकड़ने वाला है। देखिए, हैमलेट को अभी भी घोस्ट की बात पर 100% यकीन नहीं है। उसे आंखों देखा पक्का सबूत चाहिए। तो वो एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है, एक प्ले, एक नाटक के जरिए राजा के ज़मीर को, उसके कॉन्शियंस को पकड़ने का। तो ये प्लान काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हैमलेट एक्टर्स को बुलाता है और उन्हें एक एक्स्ट्रा सीन ऐड करने को कहता है। एक सीन जो आईना होगा उसके फादर के मर्डर का। स्टेप 2, वो इस प्ले को, जिसका नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो, पूरे कोर्ट के सामने स्टेज करवाता है। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, वो अपने दोस्त होरेशियो के साथ क्लॉडियस के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाए रखता है। बस एक रिएक्शन चाहिए, गुनाह का एक इशारा। और फिर वो मोमेंट आता है, प्ले चल रहा है, सब देख रहे हैं, और जैसे ही स्टेज पर एक्टर राजा के कान में जहर डाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैमलेट के फादर के साथ हुआ था। क्लॉडियस अपनी कुर्सी से उछल पड़ता है, वो घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है और चिल्लाता है, गिव मी सम लाइट, रोशनी लाओ, और प्ले को वहीं रुकवा देता है। पास हो गया काम। क्लॉडियस का वो रिएक्शन, वो चिल्लाना, हैमलेट के लिए सबूत था, पक्का सबूत। अब कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, उसका चाचा ही उसके पिता का मर्डरर है। गिल्टी, द किंग इज गिल्टी। तो अब हैमलेट को सबूत मिल चुका है, वो गुस्से से भरा हुआ है, और ठीक इसी के बाद उसे बदला लेने का शायद सबसे परफेक्ट मौका मिलता है।
वो क्लॉडियस को देखता है अकेले अपने कमरे में घुटनों पर झुके प्रार्थना करते हुए। इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? हैमलेट अपनी तलवार निकाल लेता है। उसके मन में आवाज आती है, नाउ माइट आई डू इट पट, अभी अभी मैं इसे मार सकता हूं। ही इज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहा है। एंड नाउ आई विल डू इट, अब मैं करूंगा। ये पहली बार है कि हैमलेट सोच नहीं रहा बल्कि एक्शन के इतने इतने करीब है। लेकिन वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हैमलेट को सिर्फ बदला नहीं चाहिए, उसे परफेक्ट रिवेंज चाहिए। वो ओवरथिंक करता है। वो सोचता है, अगर मैंने इसे अभी मारा जब ये प्रार्थना कर रहा है, अपने पाप धो रहा है, तो इसकी आत्मा तो सीधे हेवन चली जाएगी। ये बदला कहाँ हुआ? ये तो उसके लिए इनाम हो गया। असली बदला तब होगा जब मैं क्लॉडियस को तब मारूं जब वो कोई पाप कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे उसके फादर बिना किसी तैयारी के मारे गए थे। और यहाँ शेक्सपियर हमें ऑडियंस को एक ऐसी चीज दिखाते हैं जो हैमलेट को नहीं पता। इसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। जैसे ही हैमलेट वहां से जाता है, क्लॉडियस उठता है और कहता है, माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो। मतलब मेरे शब्द तो ऊपर जा रहे हैं पर मेरे विचार, मेरा मन यहीं नीचे है। उसकी प्रार्थना झूठी थी, सच्ची नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? हैमलेट ने बदला लेने का सबसे परफेक्ट मौका खो दिया। चलिए अब चलते हैं एक्ट 3 के आखिरी और सबसे एक्सप्लोसिव सीन की तरफ, द क्लोजेट सीन। हैमलेट जाता है अपनी माँ क्वीन गर्ट्रूड से मिलने उसके प्राइवेट रूम में। क्यों? ताकि वो उसे आईना दिखा सके, उसकी गलतियों का एहसास दिला सके। लेकिन एक ट्विस्ट है। उन दोनों को ये नहीं पता कि रूम में एक और इंसान है, पोलोनियस, जो एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, उनकी हर बात सुन रहा है। कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और शुरू होते ही टेंशन हाई हो जाती है। क्वीन शुरुआत करती हैं एक इल्जाम के साथ, हैमलेट, दाओ हस्ट ताई फादर मच ऑफेंडेड। हैमलेट, तुमने अपने पिता को बहुत दुख पहुंचाया है। ध्यान दीजिए, यहां पिता से उनका मतलब है क्लॉडियस। हैमलेट इस बॉल को कोर्ट से बाहर मार देता है। वो उसी के शब्दों को उसी पर पलट देता है। मदर, यू हैव माई फादर मच ऑफेंडेड। माँ, आपने मेरे पिता को बहुत दुख पहुंचाया है। देखा आपने, कितना ब्रिलियंट रिप्लाई है। अब हैमलेट अपने असली पिता किंग हैमलेट की बात कर रहा है। एक लाइन में उसने पूरी बाजी पलट दी। अब हैमलेट का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो इतना आक्रामक हो जाता है कि क्वीन को डर लगने लगता है कि कहीं हैमलेट उसे मार ना दे। और ये देखकर पर्दे के पीछे छिपा पोलोनियस वो भी घबरा जाता है। उसे लगता है क्वीन की जान खतरे में है और वो मदद के लिए चिल्ला पड़ता है। एक आवाज पर्दे के पीछे से। हैमलेट के दिमाग में एक ही बात आती है, क्लॉडियस, राजा यहां छिपा है। और इस बार वो सोचता नहीं है। बिना देखे, बिना सोचे समझे वो चिल्लाता है, अ रैट, एक चूहा, और अपनी तलवार सीधे पर्दे के आर पार घुसा देता है। लेकिन जब वो पर्दा हटाता है, वहां क्लॉडियस नहीं है, वहां पोलोनियस की लाश पड़ी है। वो हैमलेट जो हमेशा सोचता रहता था, उसने पहली बार बिना सोचे एक्शन लिया और एक बेगुनाह इंसान को मार दिया। ये एक गलती, ये एक आवेश में किया गया काम सब कुछ बदल देता है। एब्सोल्युटली एवरीथिंग। पहला, पोलोनियस मर चुका है। दूसरा, हैमलेट अब सिर्फ एक दुखी शहजादा नहीं, वो एक मर्डरर है। तीसरा, क्लॉडियस को अब एक सॉलिड पब्लिक रीजन मिल गया है हैमलेट को इंग्लैंड भेजकर मरवाने का। और चौथा, यहीं से ओफिलिया के पागलपन की शुरुआत होती है और उसके भाई लाओर्तीस के मन में बदले की आग जल उठती है। पूरा स्टेज सेट हो चुका है। और इसी ट्रेजेडी के साथ एक्ट 3 खत्म होता है। हैमलेट ने वो लाइन क्रॉस कर ली है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या एक्ट 3 के बाद हैमलेट की किस्मत, उसकी फेट सील हो चुकी थी? क्या इसके बाद जो हुआ वो होना ही था? इस सवाल पर जरूर सोचिए। इसका जवाब और एक्ट 4 में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।